हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 7 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा बेटा लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसमें ये ए प्लेट है और ये मान लीजिए सी प्लेट है। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा जिसमें हमने देखा कि किसी मेटल प्लेट के ऊपर मान लीजिए ये ए फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है, ये जो प्लेट है ये क्या है, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है। इसके ऊपर मान लीजिए लाइट रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब फॉल करती हैं, ये रेडिएशंस हैं जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इस प्लेट पे फॉल करती हैं। और ये जो रेडिएशन है पार्टिकल्स को मिला के बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे हमने लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया था, पार्टिकल्स। और हमने कहा था कि ये जो लाइट है, ये जो रेडिएशंस है, ये फोटोन की स्ट्रीम है। फोटोन मीन्स कितने सारे इस तरह से छोटे छोटे फोटोन्स को मिला के ये जो पार्टिकल, ये रेडिएशन है, ये बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is frequency of this photon। तो यहाँ पे फोटोन बेटा कोई भी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट जो लाइट है वो भी हो सकती है, रेड लाइट भी हो सकती है, ब्लू लाइट भी हो सकती है, ग्रीन लाइट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है इस प्लेट पे, ए प्लेट पे, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो मेटल का सरफेस जो है वो छोड़ देते हैं और यहां से इस डायरेक्शन में जाते हैं। और ये जो प्लेट है जिसको हम कलेक्टर प्लेट बोल देते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन जब एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ए से सी की तरफ जाने लग जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह का करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जो किनके कारण होता है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से फोटोन के टकराने से एमिट हो रहे हैं, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। और ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये एमीटर, यहाँ पे हम इसको माइक्रो एमीटर या मिली एमीटर कहेंगे, ये क्या करता है, इस करंट को मेजर करता है। तो ये था बेटा ब्रीफ डिस्कशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसमें हमने ग्राफ डिस्कस किए जिसमें हमने इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और इसके साथ ही हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, जिसको हम V नोट से लिखते हैं। तो इसमें हमने इन सारी चीजों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या असर पड़ता है ये पढ़ा। ठीक है, ये सारे ग्राफ किए। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मींस जब हमने इस कलेक्टर प्लेट को विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेट हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, तो क्या हुआ, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे थे वो रिपेल होना शुरू हो गए,
यानी कि ए से सी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ए टू सी, अगर यहाँ पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया तो ये इसने क्या करना शुरू किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दिया। तो उस केस में क्या हुआ, एक स्टेज ऐसी आई जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट है जो वो बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो गया, उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम वी नोट से लिखते हैं। तो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तो ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन रीच टू प्लेट सी जिनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विद maximum kinetic energy can reach plate C। तो इस स्टेज पे बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, वो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ईवी नोट। तो बेटा इस स्टेज पे हमने ये सारा कुछ हमने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया। तो अब इन्हीं ग्राफ्स के बेस पे जो आगे लॉज बनाए गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो आज हम डिस्कस करेंगे लॉज। तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट लॉ जो है डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी उसके बेस पे जो लॉज बनाए गए। सबसे पहला लॉ, फॉर अ गिवन photosensitive material and frequency of incident radiation the photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light। तो बेटा फर्स्ट जो केस था हमने डिस्कस किया, उसके लिए जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था वो इस तरह से था। ये हमारे पास इस तरफ करंट और इस तरफ इंटेंसिटी। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से वेरिएशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी के साथ। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जितने फोटॉन्स इस मेटल सरफेस पे टकराएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होंगे मेटल के सरफेस से। तो हर एक जो फोटोन है वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उखाड़ता है मेटल के सरफेस से। तो इस हिसाब से जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो फोटोन्स हैं, जो रेडिएशन है, उनकी इंटेंसिटी जितनी होगी उसी हिसाब से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ेगा। तो ये पहला लॉ हमने देखा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। तो
अब देखते हैं सेकंड लॉ क्या है हमारे पास। सेकंड लॉ बेटा, सेकंड लॉ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में for a given photosensitive material and frequency of incident radiation saturation current found to be proportional to the intensity of incident radiation whereas the stopping potential is independent of its frequency। तो बेटा उसके लिए हमने जो ग्राफ डिस्कस किया था वो ये था हमारे पास, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लें, ये 0 है मान लीजिए, इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ पॉजिटिव, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इंटेंसिटी जो है I1 है, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ था। मान लीजिए I1 इंटेंसिटी के लिए ये जो है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये -V। अब अगर हमने मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ा दी, फोटोन, ये मान लीजिए इंसिडेंट जो हमारे पास ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे फोटोन्स जो है आके टकरा रहे हैं, ठीक है। इनकी अब हमने क्या किया बेटा, इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है, ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी जो है वो E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी कि हमने इंटेंसिटी I2 कर दी जो कि I1 से ज्यादा है। तो उस केस में बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो अगेन सेम रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे सैचुरेशन करंट जो था ये था, अब सैचुरेशन करंट जो है वो ये आ गया हमारे पास, सैचुरेशन करंट, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई I3 इंटेंसिटी के लिए, ये I2 इंटेंसिटी के लिए, तो अब सैचुरेशन करंट ये हो गया। तो saturation current found to be proportional to the intensity of incident radiation। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ये देखिए वैसे वैसे सैचुरेशन करंट जो है वो बढ़ रहा है। पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है। Whereas the stopping potential is independent of its
फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है फोटोन की वो सेम है, हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। अब यहां से हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, क्यों फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी जो हमारे लिए ई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ किस पे डिपेंड करती है, लाइट सोर्स पे और एमिटर प्लेट पे, मटेरियल पे डिपेंड करती है, पर वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू अगेन, तो यही वाली एनर्जी जो है इस मेटल सरफेस को मिलनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होने से एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेंसिटी है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके ऊपर इस एनर्जी का ये डिपेंड नहीं कर रही, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर रही है। ठीक है, हाफ एम वी मैक्सिमम स्केयर जो है डिपेंड करती है लाइट सोर्स एंड एमिटर प्लेट मटेरियल पे, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन गिवन फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, गिवन फ्रीक्वेंसी मीन्स मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लू लाइट ले रहे हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स होगी। ठीक है, अगर हम रेड लाइट ले रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होगी। तो ये हम गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा थर्ड जो रूल है, थर्ड लॉ है जो, वो डिस्कस कर लेते हैं। जी बेटा, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल अगेन देयर एग्जिस्ट a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation called, क्या बोलते हैं हम इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। below which no emission of photoelectron take place। तो हमने देखा था बेटा कि जब तक एक खास फ्रीक्वेंसी नहीं आ जाती जिस पे उस फ्रीक्वेंसी के नीचे से यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट नहीं होते, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन की एमिशन के लिए। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चाहे लाइट डिम भी हो तो भी जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने आप जो है वो एमिट है जो होते रहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। इसके लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था बेटा, हमने देखा था यहाँ पे ये ग्राफ हमने प्लॉट किया था, याद हो अगर आपको। इस केस में ये फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए किसी एक मेटल के लिए, ये फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए किसी दूसरी मेटल के लिए। इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ फ्रीक्वेंसी।
तो इस तरह से बाद में जो वेरिएशन होती है, अगर ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गई, उसके बाद क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इसका रीजन भी बेटा यही है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, जो ए प्लेट से सी प्लेट की तरफ जाते हैं। तो ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमें ज्यादा जो है क्या करनी पड़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे के उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नहीं तो वो दूसरी तरफ जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं लॉ। जी बेटा, सिंपल लॉ, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब ये है बेटा, जैसे यहाँ पे फोटोन आके टकराएगा, जैसे यहाँ पे फोटोन आके टकराएगा, उसी टाइम पे यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी से एनर्जी एब्जॉर्ब करके जल्दी जल्दी से मेटल के सरफेस को क्या कर देता है, लीव कर देता है, छोड़ देता है। तो ये सिंपल लॉ। नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ लॉ, फॉर एवरी फोटोन of suitable frequency, one electron is emitted. One electron is emitted. तो बेटा ये हम बार बार यही कह रहे हैं, ये हमने उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से देखा कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर पाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ लॉ। सिक्स्थ लॉ देख लेते हैं। सिक्स्थ लॉ कहता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the frequency यहां पे provided क्या था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी is above the
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां पे हम ये भी कह सकते हैं एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन is independent of intensity of the incident light। तो अगेन बेटा आप देखो यहाँ पे फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अगेन यहाँ पे हम कह रहे हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। एच कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है एनर्जी फोटोन की। तो अगर फोटोन की एनर्जी यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी फोटोन की अगर बढ़ जाती है तो एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो जितनी एनर्जी अगर इस मेटल सरफेस पे जितनी ज्यादा एनर्जी होगी फोटोन की तो वर्क फंक्शन तो हर एक मेटल का जो है वो कांस्टेंट होता है। तो बाकी की सारी एनर्जी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहीं से आती है, इसी एनर्जी में से आती है। तो इसलिए जैसे ही फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। शर्त क्या है कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। अगेन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्कूल है जिसमें मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ की जो हम कह रहे हैं स्टडी बहुत अच्छी है। तो वहां से मान लीजिए बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट जो निकलते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस स्कूल में से 100 के 100 बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। और एक स्कूल है मान लीजिए वहां पे 1000 बच्चे पढ़ते हैं पर वहां पे पढ़ाई नहीं अच्छी। तो इंटेलिजेंट बच्चा मान लीजिए यहाँ 100 बच्चे हैं, इन्होंने जो बहुत अच्छे मार्क्स लिए, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके इन्होंने अपने स्कूल का नाम रोशन किया। और यहाँ पे किसी भी बच्चे ने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, इसकी बोर्ड में कोई पोजीशन नहीं आई। तो इसका मतलब इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, ये क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्वालिटीज क्या है बच्चों में, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है पर यहाँ पे एक भी जो बच्चा है, यानी कि यहाँ मान लीजिए हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट से सी प्लेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 100 जा रहे थे और उनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है मैक्सिमम थी। तो फिर ये डिपेंड करता है बेटा, जो फोटो इलेक्ट्रो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि क्वालिटी पे डिपेंड कर रही है, ना कि गिनती पे डिपेंड कर रही है, नंबर पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 6th लॉ, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से देखा। तो बेटा इसके साथ ही एक और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको वो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो वेव थ्योरी है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वेव थ्योरी,
तो बेटा अब तक हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो रेडिएशन है, एनर्जी है, जो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है, ठीक है। यहाँ पे ये एक पैकेट है, ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा, ये चौथा पैकेट है, और हर एक पैकेट के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। लेकिन वेव थ्योरी में क्या होगा बेटा, वेव थ्योरी में हम ये मान के चलेंगे कि ये वेव्स हैं जो मेटल के सरफेस पे आके क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, ठीक है। अब हमें पता है बेटा जो वेव्स होती हैं किसी एक पर्टिकुलर, अगर हमने सोर्स मान लिया, सोर्स में से जो वेव्स निकलती हैं वो क्या करती हैं, हर एक डायरेक्शन में वो क्या करती हैं, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है तो यहां से यहां से यहां से यहां से हर पॉसिबल डायरेक्शन में जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए मेटल के सरफेस पे वेव्स आके टकरा रही हैं पार्टिकल्स की जगह पे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उतनी ही ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। ग्रेटर इंटेंसिटी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ग्रेटर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है उसको, ये जो है इस चीज में हम कंसीडर नहीं कर रहे। पहले तो बेटा यही जो चीज है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अगेंस्ट जाती है, वहां पे हमने क्या कहा था कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, वो जरूर होनी चाहिए, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है जो वो होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मेटल में बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो एनर्जी यहाँ पे आएगी, जो एनर्जी यहाँ से आएगी, तो हर एक इलेक्ट्रॉन में बांटी जाएगी। सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एनर्जी जो है वो उसमें से थोड़ी थोड़ी एनर्जी, थोड़ी थोड़ी एनर्जी ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेंगे। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम जो है वो बहुत 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 स्मॉल होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम वेरी वेरी स्मॉल। तो एक इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने में जितनी वर्क फंक्शन के लिए जरूरी होती है ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए मेटल सरफेस से, तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए ही कई कई बार आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन टेक्स आवर्स टू पिक अप एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन, हम कह सकते हैं। तो हमने तो कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, ठीक है। हमने कहा था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करने में ही कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, टाइम जो है वो
बहुत ज्यादा ले रहा है एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में, तो फिर ये अगेंस्ट हो गया, इसके अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेव थ्योरी है ना वो हम नहीं अप्लाई कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो, उसमें हम वेव थ्योरी जो है वो उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थे बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके जो लॉज हैं। आई होप कि आपको ये जो लॉज है वो क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट हम करेंगे आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो थैंक यू बेटा।